नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से रिलेटेड साइंस के सेक्शन में ऊष्मा यानी हीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो इसका सही आंसर है उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है? संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या हो जाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका डी ऑप्शन सही है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं में क्या हो जाती है? उसकी चाल, अणुओं की चाल क्या होती है? घट जाती है, क्योंकि उसके अणु इधर उधर स्थानांतरित होते रहते हैं, तो उससे उसकी जो औसत चाल होती है वो घट जाती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया है? तो इसका सही आंसर है रमफोर्ड ने दिया है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका सही आंसर है डेवी ने। अगला प्रश्न, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो दिए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, तो उसका क्या मान होता है? तो इसमें सभी हो जाएगा दोस्तों, बस यूनिट में अंतर है, बल्कि मान सभी का उसके अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सही है? तो इसमें W/Q इक्वल टू J, ये सही है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन या चर्निंग किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होती है? तो इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो इसका सही आंसर है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, उसके कारण। अगला प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? तो पृथ्वी के भीतर भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है क्या है? तो केल्विन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर है डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस जो है तापमान का मात्रक है दोस्तों। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, क्या होता है? तो 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, तो किस कारण से? तो दोस्तों वो अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस, तो इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ताप युग्म तापमापी या थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर, यानी सीबेक इफेक्ट पर। अगला प्रश्न, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है किससे? तो पूर्ण विकिरण उताप मापी से। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण उताप मापी यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो स्टीफन के नियम पर आधारित है। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है पूर्ण विकिरण उताप मापी के द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा।
ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि तो अल्कोहल का द्रव्यांक जो होता है वो निम्नतर स्तर का होता है, निम्नतर होता है उसके लिए। अगला प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है 800 डिग्री से ऊपर। अगला प्रश्न है, थर्मोकपल ताप युग्मक डैश द्वारा बनाया जाता है? तो दो असदृश धातुओं के द्वारा बनाया जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा, जो उच्च ताप को मापने के लिए काम आता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? तो ये दोस्तों अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, एफ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का के बीच का क्या संबंध होता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, एफ माइनस 32/9 बराबर C/5। अगला प्रश्न है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट या हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं, क्रमशः क्या होते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, तो बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, क्या होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, क्या है? तो 310 डिग्री है। तो इसमें आप 273 में अगर आप 37 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो 310 डिग्री के करीब आता है। तो मानव शरीर का जो तापमान सेल्सियस में 310 डिग्री होता है, तो आप इसे केल्विन में निकाल सकते हैं, 310 होगा। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? तो इसका सही आंसर है -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है, कौन सा संभव ताप है? न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री, तो इसका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट स्केल पे किसी वस्तु का तापमान 212 फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है 100 डिग्री होगा दोस्तों, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 32 डिग्री के बराबर होगा दोस्तों। जैसा हमने प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले पे रखने पे इसका ताप हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेंटीग्रेड में तापमान कितना है? तो 36.89, तो बी ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान क्या होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 100 डिग्री से कम होगा, 40 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन सही है। ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पिछला फार्मूला को आप याद रखिएगा दोस्तों, उसमें पुट कर देने से ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी लगभग 37 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों। तब से जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न में, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है दोस्तों, तो जो उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो हमारे हाथों तक नहीं हो पाता है उसके कारण से, तो 44 का ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? तो अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, उसका एक्सपेंशन हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होती है? तो पहले कम होती है, फिर उसके बाद बढ़ती है। यदि जल को 10 डिग्री
से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा, यानी न्यूनतम 4 डिग्री तक होता है दोस्तों, उसके बाद वो बढ़ता है। अगला प्रश्न है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। तो गर्मी के कारण उसका जो गर्म हवा होता है दोस्तों, वो बाहर की ओर एक्सपैंड करता है, जिसके कारण उसमें दबाव बढ़ता है और वो फट जाता है। अगला प्रश्न, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई चौड़ाई अव्यवस्थित होती है दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन सही है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो इसका सही आंसर है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। दोस्तों हमने पहले डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में यांत्रिकी में, कि जो लोलक का आवर्तकाल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ उसके लेंथ और गुरुत्वाकर्षण त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि गर्मियों में उसका किसकी जो लंबाई बढ़ जाती है उसके कारण, ये जो एल बढ़ने के कारण जो जो उसकी जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाती है, और जब आवर्तकाल बढ़ जाती है तो उसमें लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि तो क्या होता है? पानी जमने पर फैलता है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप नली फट जाती है, इसका क्या कारण है? तो पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडे होने पर संकुचित होती है, तो फैलने पर वो बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहां पर जाके वो भरने का प्रयास करती है, तो इससे उसमें बेंडिंग या उसमें मुड़ाव नहीं हो पाता है, तो इसी के लिए मध्य छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंतः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और जल जल जीवन जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल केवल ऊपरी परत ही जमता है। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। ऊष्मा के संचरण या ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि क्या है? तो सभी है, यानी कि चालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन और विकिरण यानी रेडिएशन। जनरली जो चालन कंडक्शन होता है वो सॉलिड टू सॉलिड में होता है। संवहन जो होता है, कन्वेक्शन जो द्रव्य भाप वाष्प बन के ऊपर होता है, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है संवहन का। और विकिरण रेडिएशन, यानी कि आप सूर्य से आने वाली किरणें रेडिएशन का पार्ट है, तो वो तो उपयुक्त सभी है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। अगला प्रश्न है, उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं चल जाते हैं? तो इसका सही आंसर है चालन यानी कंडक्शन। द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है संवहन। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है तो किसके कारण होता है? संवहन के कारण, जैसे मैंने कहा था द्रव के माध्यम से होता है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का संचार माध्यम से आती है? तो इसका सही आंसर है विकिरण यानी रेडिएशन, जैसा मैंने कहा था दोस्तों आपको। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण में यानी कि रेडिएशन में। सिंह समय पता है सूर्य से पृथ्वी की ओर आने के समय माध्यम नहीं होता है, लेकिन फिर भी सूर्य की किरणें यहाँ पर आके रेडिएशन करती है, तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, वो कौन सी है? तो वो विकिरण है दोस्तों, रेडिएशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा। इसलिए हम लोग थर्मोमीटर में पारा का यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तापमान का जो अंतर है वो भी उसे नोटिस कर सकता है। अगला प्रश्न, चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? तो अधिक होती है। तो चांदी की सबसे अधिक होती है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही है। क्योंकि यह बहुत महंगा होता है, इसी के लिए हम जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होती है उसमें हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, वोलूमीटर मापन की एक युक्ति है किसकी? तो दाब की एक युक्ति है। दोस्तों इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, एक्चुअली में ये जो बोलोमीटर होता है वो दाब की नहीं, ये ऊष्मीय विकिरण की
विकिरण की एक युक्ति होती है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। बोलोमीटर मापन एक युक्ति है किसकी? ऊष्मीय विकिरण की। अगला प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि? तो लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है? नहीं, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका सही आंसर बी है। उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी वो ठंडा भी होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कड़े जाले में कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। ये किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है, जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? तो गर्म होगी। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए? तो कम होनी चाहिए, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका सही आंसर है समुद्र का पानी। अगला प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जैसा हमने पहले देखा है। अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरण। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? तो शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सबसे उचित है? तो ऊपर सफेद नीचे काला, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन की सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक क्या होता है? तो अधिक गर्मी महसूस करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि उष्मा का श्वसन बहुत ज्यादा, एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा करते हैं, इसी के लिए। अगला प्रश्न है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि? सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसी के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि? तो ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसी के लिए। अगला प्रश्न है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है, क्यों? क्योंकि भाप भाप में गुप्त ताप होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो, तो किससे भरा हो? तो ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किसका है? तो किरचॉफ का नियम का, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परमताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम किसका है? तो स्टीफन के नियम के बराबर है। स्टीफन का विकिरण नियम है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 4, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा होती है, जो ताप के चतुर्थ के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु या उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती है, तो यह नियम किसका है? न्यूटन का शीतलन नियम है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न में। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तब होता है जब होता है? ताप में अंतर बहुत ही ज्यादा ना हो, तब। अगला प्रश्न है,
गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लेती है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री ठंडा होने में कितना समय लेगी? तो 10 मिनट से अधिक समय लेगी। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है कौन है? तो डीवार उसके आविष्कारक है। इसका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है किससे? तो चालन, संवहन एवं विकिरण से। पहला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, तो विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि? तो चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण का दोहरी दीवारें दीवारें जो होती है दोस्तों को ऊष्मा को निकलने के लिए या प्रविष्ट होने से रोकती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण के लिए। तो 95 का सी ऑप्शन सही है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो इसका सही आंसर है जल में। अगला प्रश्न है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि? जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है उसी के लिए। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उसके लिए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नतापी इंजनों यानी क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है किसमें? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो सी ऑप्शन सही है। निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है किसमें? तो क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है दोस्तों अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम तथा चुंबकीय प्रोत्यापन में। तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों, या सब्लिमेशन कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातज या सब्लिमेट पदार्थ है क्या है? उपयुक्त सभी है, यानी कि कपूर, नैफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड। तो हम इन तीनों तत्वों को अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं दोस्तों। तो आप हम लोग देख सकते हैं कि कपूर डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में पहुंच जाता है, यानी ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसका सब्लिमेशन होता है। नैफ्थलीन के साथ भी ऐसा ही होता है दोस्तों, और अमोनियम क्लोराइड के साथ भी ऐसा ही होता है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। इसका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न में, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक घट जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है? निम्न होता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। 109 का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन को कहते हैं क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो गलनांक घट जाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पानी कब उबलता है? तो जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, तो उस समय पानी उबलता है। अगला प्रश्न है, पानी की त्रिगुणात्मक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट होता है क्या होता है? तो 273.16 केल्विन होता है दोस्तों, ये केल्विन होता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? घट जाएगा। उसका बी ऑप्शन सही है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है? तो त्रिक बिंदु कहता है। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है किस पे? तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है किस पे? तो उपयुक्त सभी कारकों पर, यानी द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर। तो वाष्पन की दर तीनों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ नाप पिघलने का क्या कारण है? तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ की चोटी पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि? तो वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ठोस कपूर से वाष्प कपूर। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समवर्ती के कारण, किसके कारण? तो वाष्पीकरण के कारण। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले प्रश्न में। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी की तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो सी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता कारण वाष्पित नहीं होना। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो किस पे? 100 डिग्री से कम पे उबलने लगता है। तो वह उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है? तो वह गुप्त उष्मा कहलाती है। डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ठोस के गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, बल्ब के गलन की गुप्त उष्मा का मान क्या होता है? तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है दोस्तों, 80 कैलोरी पर ग्राम। अगला प्रश्न है, वाष्प की गुप्त उष्मा होती है तो 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि? भाप में गुप्त उष्मा होती है। ये ऑप्शन सही है। अब बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 139वां प्रश्न बोलता है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या? तो ऊर्जा संरक्षित होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से। तो रुद्धोष्म परिवर्तन या एडियाबेटिक चेंज में क्या होता है? तो उष्मा अपरिवर्तित रहती है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, समतापी परिवर्तन यानी आइसोथर्मल चेंज में क्या होता है? तो उष्मा अपरिवर्तित रहती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। इसका सी ऑप्शन सही है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध
संबंधित मामला है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, तो बी ऑप्शन सही है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य की सतह का तापमान क्या होता है? 6000 केल्विन होता है दोस्तों। आंसर सी ऑप्शन सही है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो हो क्या हो? काला एवं खुरदरा हो, तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है किस पे? 160 फ़ारेनहाइट पे। इसे आप इक्वेशन में रख के आप निकाल सकते हो दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें तो अधिक चालकता होती है, तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तापमान में हो रही गतिविधि हो या उसमें अंतर को वो जल्दी नोटिस कर लेता है, तो उसके कारण होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। पहला प्रश्न है, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वो क्या है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो दो कमीजों के बीच वायु की परतोधी के माध्यम से के रूप में कार्य करती है, यानी दो दो लेयर के बीच में जो एयर ट्रैप होती है दोस्तों, एक ऊष्मारोधी का काम करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारता अधिक है? तो जल की ऊष्माधारता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या हो जाएगी? तो अपेक्षित आर्द्रता घट जाएगी। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। पहला प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य की, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी की। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु के दिनों में हम किस प्रकार के मौसम में हम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बर्फ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बुरादा उष्मा का कुचालक होता है।
मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। अगला प्रश्न है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है बॉडी और उसके आसपास की चीजों के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। ये ऑप्शन सही है। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो Cp माइनस Cv बराबर R बटा J। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह का अपडेट्स आपके पास लाता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।